कहता है कि सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि सोची समझी साजिश है। ये इसको क्या माना जाए? ये तत्कालिक भावनाओं से भड़की हुई हिंसा थी या फिर वाकई इसके पीछे राजनीति थी? राजनीति जब कहते हैं तो हमें ये लगता है कि राजनीति जब करनी ही थी किसी पक्ष को तो महाराष्ट्र चुनाव से पहले करते, वहाँ पे ध्रुवीकरण करना होता अगर जो आरोप लगाया जाता है। लेकिन यह तो महाराष्ट्र चुनाव के बाद इस तरह की हिंसा भड़कती है। लक्ष्मण जी, आपको और बाकी सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। काफी देर के बाद मौका मिला और एक बात की शुरुआत करना चाहता हूं। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक। मुसीबत यह है कि अभी तक हमारे सारे जो भी भाई लोग बैठे हुए हैं, सारे सम्माननीय और काफी तजुर्बेकार लोग हैं, उनमें से कोई किसी को आतंकी, कोई किसी को जिहादी, कोई किसी को गुंडा, कोई किसी को कुछ भी बता रहा है, बट कोई ये नहीं कह रहा है कि जो मूल मुद्दा जिस पे आज आपने डिबेट की शुरुआत की कि आखिर इस सर्वे के बाद जो हिंसा भड़की उसके पीछे कारण क्या है, कौन लोग हैं जो इस हिंसा को भड़का रहे हैं और कैसे सुलझेंगे मंदिर मस्जिद विवाद, जो आपका पॉइंटर चल रहा है। मंदिर मस्जिद विवाद इस देश में, और जो आपने भी बोला कि हम कितना पीछे जाएंगे, सरसंघचालक जी की बात को कोट किया गया कि हर मस्जिद में अगर हम मंदिर ढूंढते रहे और शिवलिंग ढूंढते रहे तो उसका क्या अंत है। भाजपा के प्रवक्ता जी कौशल जी ने हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को ठीक करने की बात की। मैं इन सब लोगों से सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, आप कितना पीछे जाना चाहते हैं? मैं बिल्कुल एक आम आदमी के तौर पे दोनों तरफ से लोगों से बात अगर पूछूं कि अगर आपको हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस से इतनी प्रॉब्लम है तो आप अल-अक्सा मस्जिद के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस से इतनी प्रॉब्लम है तो जब इस्तांबुल में हागिया सोफिया मॉस्क को, एक जो पहले चर्च था फिर उसको मॉस्क में कन्वर्ट किया गया, फिर उसको म्यूजियम बनाया गया, जब वहां पे म्यूजियम बनने के बाद कुछ साल पहले उसको वापस मस्जिद बना दिया गया। तो अगर आप पीछे ही जाते रहेंगे तो ये 140 करोड़ लोगों के देश में आप के पास पीछे जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, चाहे वो वीएचपी के पास हो, चाहे वो अतीकुर रहमान साहब की जमात के साथ हो, या फिर समाजवादी पार्टी के पास हो। यही समाजवादी पार्टी है जो आज कानून व्यवस्था की बात कर रही है। महात्मा गांधी के 125वें जन्मदिन पे इन्होंने अपने प्रदेश की जनता को 6 लोगों का शव गिफ्ट में दिया था जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी थे। आज अगर समाजवादी पार्टी बात कर रही है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है, तो जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी तब तो समाजवादी पार्टी की ही जो सरकार थी उनकी जिम्मेदारी थी, जिसको बाद में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 2017 में जस्टिफाई भी किया कि मुझे गोली चलानी पड़ी। और यहाँ तो अभी तक ये प्रूफ भी नहीं हो पाया है कि ये गोलियां चलाई किसने, क्या वो पुलिस की गोली है या वो आपस में लोगों की गोलियां हैं। तीसरी चीज है कि इतनी भीड़, सुबह 7 बजे सर्वे शुरू होता है, 7 बजे भी नहीं शुरू होता। आपस में लोगों की गोलियां भी थी। ये एक नया बंसल जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं बंसल जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मुझे नहीं पता किसकी गोली, अभी वो प्रूफ नहीं हुआ है तो मैं उसके बारे में कोई निर्णय या कोई जानकारी या कोई वक्तव्य या कोई मत भी नहीं दे सकता हूं। मुद्दा यह है कि मैं विष्णु शंकर जैन जी का स्टेटमेंट किसी चैनल पर सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सर्वे 7:30 बजे शुरू हुआ। सुबह 7:30 बजे सर्वे शुरू होता है और 9:30 बजे एक उग्र भीड़ इकट्ठा हो जाती है जिसमें लोग मुंह बांध करके आते हैं। ये भीड़ किसने इकट्ठा की, क्या मकसद था? बिल्कुल, इस भीड़ में क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल यहीं पर शुभांकर उठता है कि इस तरह से भीड़ इकट्ठा होती है तो भीड़ को क्यों नहीं। हाँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। इस भीड़ में क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता के घर के लोग थे? इस भीड़ में क्यों नहीं वक्त साहब खुद मौजूद थे? ये भीड़ उन लोगों की है जो 20 से 30 साल की एक प्रोडक्टिव यूथ है, जो कि देश में अपने मेहनत से अपने कामकाज में लगे, अपने पढ़ाई लिखाई में लगे। उसकी बजाय आप उनको बहला के या भड़का के जिस भी तरीके से लेके आते हैं, आज ये भीड़ एक अलग रंग के और अलग रूप में है। कल किसी जगह जाति के नाम पे होगी, परसों किसी जगह भाषा के नाम पे होगी। बिल्कुल, समय थोड़ा सा कम है कौशल। मैं इसी सवाल को लेकर मैं फराज किदवई साहब के पास जाना चाहूँगा। जब इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है तो एक सांसद होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते जिम्मेदारी बनती है कि हम उस भीड़ को सही रास्ता दिखाएं कि आप हिंसा ना करें। ये सर्वे हो रहा है, कोर्ट का आदेश होने दीजिए, हम इसको लेके कोर्ट में अपील करेंगे, इस पर रोक लगाएंगे, आगे कोई तोड़फोड़ नहीं होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं, आप लोग शांति बनाए रखें। तो इस तरह के अपील या पहल क्यों नहीं की जाती है फराज किदवई साहब?
प्रशासन जिम्मेदार है कि नहीं, इस पर लक्ष्मण जी, चर्चा करेंगे हम लोग, काफी हद तक किए भी हैं। देखिए लक्ष्मण जी, अभी जो हमसे पहले बोल रहे थे वक्ता, उनकी एक बात से मैं सहमत हूं जी। कि जब ऐसे कोई दंगे होते हैं तो उसमें किसी नेता का कोई बच्चा क्यों नहीं होता है। ये झंडा तो पकड़ा देंगे राम प्रताप मिश्रा को और उसको भड़का करके किसी बहराइच में किसी आदमी की छत पर चढ़ा देंगे और फिर उसकी हत्या हो जाएगी, जो कि बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम उसको कंडम करते हैं। तो इस बात से मैं सहमत हूं कि इस बात से मैं सहमत हूं कि अमित शाह जी का बेटा जो है वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा, आदरणीय राजनाथ सिंह का बेटा जो है वो नहीं, मुद्दा यहाँ पे संभल की हो रही है फराज के दवाई साहब। मुद्दा ये है कि संभल के आंदोलनकारियों का नेतृत्व किसी राजनेता ने करके सकारात्मक रास्ता क्यों नहीं दिखाया? मैं फराज साहब से एक बात, देखिए मैं फिर से आपसे बोलूंगा कि नकारात्मक, हाँ फराज साहब, अगर आपका ये वक्तव्य है कि वहां पे रामगोपाल मिश्रा को किसी ने झंडा पकड़ा दिया और उनके बच्चे बीसीसीआई के चेयरमैन बन रहे हैं, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बेटे क्यों नहीं किसी ऐसे मौके पे जाते हैं? वो क्यों मुख्यमंत्री बनने की और नेता विपक्ष बनने की कोशिश करते हैं? उनके बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? वो क्यों किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं? जब अपने ऊपर बात आती है तब आप लोग एक कोना पकड़ लेते, और तब मुझे मैं जवाब दे रहा हूं, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। एक मिनट शुभांकर, एक मिनट फराज साहब जवाब दे रहे हैं। शुभांकर एक मिनट, फराज साहब जवाब दे रहे हैं। मैं लक्ष्मण जी मैं उसका जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल दे रहा हूं। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसकी आवाज जा रही है? मेरी जा रही है, इनकी जा रही है? नहीं, आपकी जा रही है, आपकी जो बोलेंगे उनकी जाएगी, चिंता ना करें। हाँ जी, लक्ष्मण जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। इन्होंने ठीक बोला और मैं उसका जवाब देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कभी भी किसी भी गरीब के बच्चे के हाथ में झंडा पकड़ा करके उसको ये नहीं बोलते हैं कि तुम उपद्रव करो। हम तो बात करते हैं पढ़ाई की, हम तो बात करते हैं नौकरी की, हम तो बात करते हैं रोजगार की, हम तो बात करते हैं विकास की। तभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय, पत्थर और ईंटें किसने पकड़ाई? देखिए मैं लक्ष्मण जी मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं। आप बोलिए तो मैं छोड़ के चला जाऊं। पत्थर और ईंटें किसने? मेरा ये नेचर है, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं। एक मिनट उनको बात बोलने दीजिए, आप कहेंगे तो मैं बोलने दीजिए। फराज साहब सम्मान से चला जाऊंगा। बंसल साहब एक मिनट, फराज साहब को बोलने दीजिए। फराज साहब बोलिए, फराज साहब अपनी बात ये बताओ, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलो। क्यों नहीं? नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलो। संभल के गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलो। इस बात से नाथूराम गोडसे जैसे शैतान, गोडसे जैसे शैतान की शैतानी ताकतों के आगे झुकने वाले बोलो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, बोलो महात्मा गांधी जिंदाबाद। अरे देश के टुकड़े करने वाले बोलो, देश में नफरत का माहौल घोलने वाले बोलो, अरे बोलो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मुझे लगता है कि हमारे शो को फिलहाल थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा, हमें एक ब्रेक पे जाना होगा ताकि हमारे दोनों मेहमान शांत हो जाएं। हम एक छोटा सा